चलिए बैठ से हाइब्रिड में कौन पूछने वाला है? जी, पेज नंबर 588, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। कौन कौन सी परचेजेज ऐसी हैं जिनको डेड कर दिया जाएगा, जिनको डेड कर दिया जाएगा? चैप्टर 20 पे आ जाए, पहले चैप्टर 22 पे। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 52 का ए जरा होमवर्क में करके आइएगा। आप लोगों ने ये पढ़ी भी है डेफिनेशन टैक्सेबल एक्टिविटी की? 52 का ए जरा होमवर्क में कीजिएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? भाई वो अब्दुल्ला को कहना था टेस्ट तो भेज दे आज का। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी हुई है? चलें ये जरा होमवर्क में करके आइएगा, क्वेश्चन 50 का ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर निकालें 47। 47 के ए का 1 बताएं। 47 का 1 क्या करना है इसका? अगर डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस पे शो नहीं हुई तो ये तो शर्त थी ना इनवॉइस पे शो हो, तो अब इनवॉइस पे शो नहीं हुई तो फिर वीओएस क्या होगी? 800 नहीं होगी ना। द अमाउंट वाज नेट ऑफ 20% डिस्काउंट। हमने कहा था दो शर्तें हैं, एक तो डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए और दूसरी शर्त ये है इनवॉइस पे शो होना चाहिए। अब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक तो शायद है इन अकॉर्डेंस विद मार्केट नॉर्म्स, लेकिन इनवॉइस पे शो नहीं है। तो 8 लाख किस पे पड़ा हुआ है? 80% पे। तो मुझे क्या चाहिए? 100। जवाब 1000। तो वीओएस विल बी 1000। अच्छा, 0.2 ना पढ़ें, 0.3 पढ़ें। एडवांस आ गया 6 लाख का, जो चीजें हमने अप्रैल में देनी है, अभी हम फरवरी में बैठे हैं, चीजें अप्रैल में बेचनी है, लेकिन उसका एडवांस पैसा आ गया, क्या करें? बोले एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम व्हेन द गुड्स आर delivered or when the cash is received, whichever is, therefore the advance is received, so this rupees 6 lakh is chargeable to tax। तो 6 लाख को चार्जेबल टैक्स कर देंगे। 0.4 पढ़ें। जी, थर्ड शेड्यूल की चीजें 5000 पे चार्ज होंगी या रिटेल प्राइस पे? तो 1000 इंटू 6000। न्यू पार्ट्स ऑफ 12 लाख फॉर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसका जवाब ना दीजिएगा। अच्छा भाई, ये वारंटी के अंदर चीजें रिप्लेस करके देना, ये सेल्स टैक्स के अंदर चार्जेबल नहीं होता। लेट आने वाले खास तौर पे सुने। इसकी वजह यह है कि जब आप दुकानदार के पास खराब चीज लेके जाते हैं ना वारंटी वाली, तो वो पुरानी चीज लेके आपको नई चीज दे देता है। तो लोग कहते हैं कि ये सेल ही आपस में नेट हो गई है, यानी उसने पहले आपको बेची थी, फिर आपने वो वापस की और उसी वक्त उसने एक और दे दी। तो एक बड़ा सा रूल लिखें, फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट चार्जेबल टू सेल्स, आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। फ्री रिप्लेसमेंट्स, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फ्री रिप्लेसमेंट्स
आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। फ्री रिप्लेसमेंट्स पे हमारे लॉ में कोई टैक्स भी नहीं लगा करेगा, ये बस याद रख लें। और अगर खुदा ना खास्ता ये सेल में डाल भी दिया हुआ तो फिर सेल से इसको निकाल दिया करेंगे। बस सिंपल रूल ऑफ थंब याद रखें, वारंटी में जो चीजें रिप्लेस करके देंगे उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब ओरिजिनली बेची थी तो लग गया था। बस इतनी सी लॉजिक है छोटी सी। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड टू कस्टमर 2/10 n/30 का मतलब बताएं। अगर तुम 10 दिन में पैसे दे दोगे तो तुम्हें 2% पैसे छोड़ देंगे। वैसे 30 दिन में तुमने पैसे देने हैं, आम हालात में तुमने 30 दिन में पैसे देना, 30 दिन तक मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन अगर 10 दिन में दे दिए तो तुम्हें 2% छोड़ देंगे। इसको कौन सा डिस्काउंट कहते हैं, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं इसको, सेटलमेंट डिस्काउंट लिखें। सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है ये। एंड कस्टमर पेड द मनी इन 7 days, और कस्टमर ने डिस्काउंट ले भी लिया। आप बताएं डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस क्या है? भाई याद रखिएगा ये अमाउंट नेट नहीं दी होगी, क्योंकि जब आप सेल कर रहे थे चीज, आपने सेल फुल वैल्यू पे की होगी, आपको नहीं पता था उसने 10 दिन में आना है या नहीं, और कहीं लिखा भी नहीं हुआ इस 4 लाख में से 2% नेट हुआ है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात उसने लिखी है, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख, ऑफ 4 लाख, फॉर नहीं, ऑफ 4 लाख वर सोल्ड एट ये टर्म्स। इट डजंट मीन के 4 लाख इज नेट ऑफ 2%। ये तो पता है ना आप लोगों को, यानी कि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम 10 दिन में पैसे दे दोगे, वरना आम हालात में तो तुमने 30 दिन में पैसे देने। तो ये वैल्यू है बिफोर डिस्काउंट। लेकिन उसने डिस्काउंट ले लिया, तो इसका 98% कितना होगा जरा, या 4 लाख माइनस 2, 392,000। लेकिन मेरे भाई VOS हमारी यही होगी, कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो लिखें इसको और काट के VOS 4 लाख ही लिखें। अब तसल्ली से बात जरा समझिएगा। एक है चीज बेचते हुए डिस्काउंट देना, वो सेल्स टैक्स में माइनस करने की इजाजत है। चीज बेचते हुए जो डिस्काउंट होता है ना, उसका ताल्लुक वक्त गुजरने से नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है चीज बेचने के वक्त से। अगर आप चीज बेचते हुए डिस्काउंट दें तो आप अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक, या आप जो है उससे पुराने रिलेशन की वजह से, या आप जो है वो बल्क क्वांटिटी की वजह से उसको डिस्काउंट दे दें, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि वो बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए, अनड्यू डिस्काउंट उसको ना दें, और वो बिल के ऊपर लिखा होना चाहिए। लेकिन कैश डिस्काउंट हमारे लॉ में माइनस करने की इजाजत नहीं। अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये अब मैं फ्री रिप्लेसमेंट वाली बात भी कहीं नहीं लिखी हुई किताब में, और ये वाली बात भी कहीं लिखी नहीं हुई किताब में, लेकिन ये तो जनरल रूल है ना कि जब उसने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत दे दी है तो बाकी डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो उसने कहा था कि अगर तुम 10 दिनों में दे दो मैं तुम्हें 2% छोड़ दूंगा। ये 2% हमने उसको छोड़ भी दिए, और वो पैसे सिर्फ देके गया 3,92,000। अब आजकल अकाउंटिंग के टीचर तो ये एंट्री शायद करवा रहे हैं कि इसको भी सेल डेबिट करा देते हैं 8,000 से, कि डिस्काउंट को सेल में ही नेट कर दो। लेकिन हमारे लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे लॉ में बताएं डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है कैश डिस्काउंट या नहीं है? हाँ, जो चीज बेचते हुए डिस्काउंट देते हैं वो माइनस करने की इजाजत है, उसका नाम क्या होता है? कुछ सवाल है तो पूछ लें, वरना मेरी तरफ से हो रहा है। और खुदा ना खास्ता कभी पेपर में कैश डिस्काउंट माइनस करके प्राइस दे दे तो उसको फिर आप उल्टा दीजिएगा, उसको आप वापस 4 लाख पे लाइएगा।
वैसे तो सवाल की अंग्रेजी देखें, उसने इस तरह लिखा ही नहीं कि ये डिस्काउंटेड प्राइस लगे, कहते हैं टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड एट अ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 एंड n/30, यानी कि चीजों की प्राइस 4 लाख है, तो इसके मतलब है चीजें फुल अमाउंट पे पड़ी हुई हैं, इसको अब 98% पे लाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलें बच्चे आ गए हैं, अब निकाल लें चैप्टर 20, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। A registered person shall never be entitled to minus input tax paid। एक रजिस्टर्ड बंदे को कभी भी इनपुट टैक्स पेड माइनस करने की इजाजत नहीं है ऑन गुड्स यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सेल मेड बाय हिम। ये जो अदर देन टैक्सेबल सेल होती हैं, इनका हम नाम क्या रखते हैं? एग्जेम्प्ट सेल्स। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैंने आपको कहा था होली कुरान का बेचना पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट सेल है। इसमें जो आपने कागज खरीदे, अगर कागज खरीदते हुए आपने कोई इनपुट पे किया है तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या होगा? टैक्सेबल सेल ऑफ कार, जीरो रेट सेल ऑफ कार, एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान। तो आपको पता है एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट हम डेड कर देते होते हैं, वो न्यूमेरिकल के फेस पे कहीं नहीं जाता। तो एग्जेम्प्ट सेल वाले को पाकिस्तान में नुकसान क्या है कि इसने रॉ मटेरियल खरीदते हुए जो इनपुट पे किया था वो डेड हो जाता है। अब ये मिसाल के तौर पे इसने 1000 रुपए का कागज खरीदा कुरान बनाने के लिए, तो 1180 का खरीद के लाया होगा। अब इसका दिल चाहता है मैं 3000 जमा 18% डाल के कुरान को बेचूं, यानी 1000 का कागज खरीदा, 3000 का कुरान बेचने, ये नहीं बेच सकता 3000 पे 18 डाल के, बल्कि मजबूरन कितने का बेचेगा? 3000 का। बाकी आपने पढ़ा हुआ है कि ये टैक्स नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगा, ये डेड हो जाएगा। तो जो होली कुरान वाला है वो जिस वक्त कागज खरीदेगा उसी वक्त एंट्री कर लेगा IS 2 के मुताबिक, कागज की इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। और वो किससे एंट्री करेगा? वो 1000 के कागज खरीदे, 180 उस पर टैक्स पे किया, तो 1180 पूरे को इन्वेंट्री के अकाउंट में ले जाएगा, वो सेल्स टैक्स रिसीवेबल बुक नहीं करेगा। आम लोग पता है क्या करते हैं? आम लोग जब चीज खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज डेबिट 1000, सेल्स टैक्स रिसीवेबल डेबिट, यानी कि बाद में नेट करना होता है ना पेएबल से, सेल्स टैक्स रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। बहरहाल मैं एंट्रीज की साइड पे चला गया, उसकी आपको जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है तो एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट वर्किंग नंबर 2 के अंदर हम कहीं न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाते हैं या डेड कर देते हैं? तो a registered person shall never be entitled to minus input paid on the कागज used in exempt sale of Quran made by him। तो जो आपने इनपुट पे किया कागज पे ऑन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान, तो वो कागज का इनपुट आपका डेड हो जाएगा। द इनपुट पेड फॉर एग्जेम्प्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट क्या करना होता है? पॉइंट बी तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। द गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी चीज का इनपुट डेड करने को कह दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? डेड। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एक बंदा जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा टैक्स पे करता है हार्मफुल गुड्स के ऊपर, और उसकी हमने लिमिट पढ़ी थी मैक्सिमम 18%। तो गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। अब होगा क्या कि आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, उस पर 18 रुपए आपने नॉर्मल सेल्स टैक्स पे किया और 6 रुपए आपने क्या पे किया?
एक्स्ट्रा टैक्स। अब इसको आप जितने मर्जी की बेचें उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आउटपुट में से सिर्फ कितना इनपुट माइनस करेंगे, 18। ये 6 का एक्स्ट्रा टैक्स डेड हो जाएगा, 6 का एक्स्ट्रा टैक्स डेड हो जाएगा। ये भी हुकूमत का जुल्म है, पहले हार्मफुल चीजों पे हमारे से ज्यादा टैक्स ले रही है और जब इन रिफंड देने की बारी आती है तो कहते हैं नहीं मैं ये 6 माइनस नहीं करने दूंगी, सिर्फ नॉर्मल वाला ही 18 माइनस करने दूंगी। तो बता दें सारा टैक्स डेड होगा या एक्स्ट्रा टैक्स? एक्स्ट्रा टैक्स डेड होगा। The goods on which extra tax is paid in addition to normal tax at the rate of 18%. पॉइंट सी ए, आज हम सी ए करेंगे, थोड़ी देर में इंशाल्लाह हो जाएगा। पॉइंट सी ए ये कहता है कि जो कल हमने उर्दू में पढ़ा था, अगर जनरल टायर ने गवर्नमेंट के खजाने में 1,18,000 लेकर 18,000 जमा नहीं करवाया तो होंडा को ये सजा मिलेगी, कि किया को ये सजा मिलेगी, उसकी परचेज डेड हो जाएगी। The goods, the tire on which sales tax is not being paid in government treasury by general tire। तो हमसे तो बोले ना, हमसे तो 1,18,000 ले लिया लेकिन 18,000 गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाया, तो सजा किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। नहीं, फिलहाल तो हमें मिलेगी ना, हमें ये मिलेगी कि हमने ऐसे बुरे बच्चे से खरीदा क्यों, बायर को सजा मिलेगी। ये परचेज असल में बायर की है ना, सारी किस एंगल से डिस्कशन हो रही है? सेल के एंगल से डिस्कशन हो रही है, परचेज के एंगल से। ये टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का मतलब है इनपुट नॉट अलाउड। इनपुट नॉट अलाउड का मतलब है परचेज नॉट अलाउड, यानी वो परचेजेस जिसको हम डेड कर देंगे। The goods on which sales tax has not been deposited in government treasury by general tire। Purchase for which masla is indicated by crest। crest FBR के कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं। FBR के कंप्यूटर सिस्टम ने अगर किसी चीज में मसला निकाल दिया, वो मसला क्या होता है? इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो रहा होता, वो क्रेस्ट ये मसला निकालता है। ये सिस्टम सारा क्या है? सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो रहा, किया क्लासिफाइड ₹1,18,000 as per chase of tire, but एक मिनट समझे, but no one has shown this, no one has shown this, बोले in, no one has shown this invoice, बोले in his sale, किसी ने अपने इसको सेल नहीं माना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, नोट ना करें अभी, कि सेल्स टैक्स के अंदर एक चीज बाइंडिंग है, मैंडेटरी है। सेल्स टैक्स के अंदर रिटर्न जमा कराना इलेक्ट्रॉनिकली बाइंडिंग है। सेल्स टैक्स में आप मैनुअल रिटर्न नहीं जमा करा सकते, और उसमें यहां तक आपको करना पड़ता है कि आपको अपने परचेज का और सेल का डेटा, उसकी एक एक इनवॉइस का नंबर और साथ आगे उसके बिल की अमाउंट और चीजें भी डालनी पड़ती हैं, फिर सिस्टम सेल्स को एक्सेप्ट करता है। बल्कि कभी कभी तो एफबीआर यहां तक कर देता है कि होंडा की परचेज को मानता ही नहीं जब तक कि जनरल टायर अपनी सेल की रिटर्न जमा ना करा दे।
यानी होंडा की परचेज को सिस्टम एक्सेप्ट ही तब करता है जब जनरल टायर उसको अपनी किस में डाले। उसके लिए जनरल टायर को थोड़े दिन पहले रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। उसको हम फोन करके कहेंगे जल्दी रिटर्न जमा करा, तू उधर से टायर को अपनी सेल में डाल ताकि सिस्टम, तू उधर से अपलोड कर अपनी सेल ताकि मेरे सिस्टम में मैं डाउनलोड कर सकूं तेरा डाटा उठा के पर चेज। तो हुकूमत जोर देती है सेलर्स को कि रिटर्न 15 से भी पहले जमा करा दिया करो, जरा जल्दी जमा करा दिया करो, क्योंकि बायर्स जो होते हैं ना, बायर्स ने भी अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। तो एक मैंने आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश की है कि किया ने एक चीज को परचेज में डाल दिया है या होंडा ने एक चीज को परचेज में डाल दी है टायर के तौर पे, बट किसी बंदे ने अभी तक इसको अपनी सेल में नहीं डाला। अब इस बात के दो मतलब हैं, यानी कि क्रेस्ट के सिस्टम ने यह मसला पकड़ लिया, या खुल के अगर बात करें तो इनपुट वेरीफाई नहीं हो पा रहा सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन में जो हमारी चेन है वो तो बड़ी छोटी सी है, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो कौन है, होंडा या किया है, और हमारी चेन में पिछला बंदा था जनरल टायर। तो जनरल टायर वो कह ही नहीं रहा ये मेरी सेल है, तो फिर हम किसको इसको अपनी परचेज में डालें। नोट करें जी। पीसी को सेट कर दें। क्या करना होता है, थोड़े थोड़े मोबाइल को जरा चेक करके फ्रेश होना होता है। ओके नेक्स्ट, फेक इनवॉइस। जाहिर बात है फेक इनवॉइस, इनको छुड़वा देना मोबाइल, इधर क्लास शुरू। फेक इनवॉइस, फेक इनवॉइस ऐसी इनवॉइस होती है जो कि परचेज की इनवॉइस हो लेकिन जाली बिल हो। तो जाली बिल, 2 नंबर बिल, जाहिर बात है परचेज में नहीं जाएगा। ये कल पढ़ लिया था कि होंडा ने एक, अच्छा सुनिए ये दूसरा है पॉइंट ई, वो और था। परचेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड। किसी बंदे का ऑडिट स्टार्ट हुआ, he fails to produce records। कल रिकॉर्ड्स पढ़े थे, इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, बिजली का बिल और पता नहीं क्या क्या पड़ा था। तो ऑडिट शुरू हुआ, he fails to produce record, उसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे उसका न्यूमेरिकल होगा आउटपुट इज इक्वल टू पेएबल टू गवर्नमेंट। उसको इनपुट सिरे से ही माइनस करने की इजाजत नहीं है। और अगर ये बंदा कहता है कि मेरा इनपुट है तो फिर रिकॉर्ड्स दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, ये परचेज के जाली बिल होंगे, अगर जेन्युइन बिल है तो दिखाओ। तो जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, हुकूमत उसकी सेल पे लगाया करेगी 18% और यही इसका टैक्स हुआ करेगा। बस इसको सजा में मिलेगी कि सारा इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बार बार इस न्यूमेरिकल में हम बार बार इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लोगों का इनपुट डेड कर रहे हैं। जो बंदा अपना रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे उसका इनपुट क्या कर दिया जाएगा,
डेड. Purchase made by a registered person who fails to furnish the information required by board. जो बंदा अपनी इंफॉर्मेशन बोर्ड को दिखाने से इनकार कर दे उसका इनपुट क्या कर दिया जाएगा? डेड. Goods and services not related to taxable sale made by the registered person. इसको काट दें, ये पॉइंट ए में कवर हो रहा था. पॉइंट जी, गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन. गुड्स एक्वायर्ड फॉर, वो हमने किया था अभी न्यूमेरिकल 2-3 दिन पहले. इसमें हमने सीमेंट खरीदा था मैनेजिंग पार्टनर का बंगला बनाने के लिए. तो जाहिर बात है अगर आपने परचेज घर के लिए की है तो वो परचेज बिजनेस की परचेज है या डेड हो जाएगी? गुड्स एक्वायर्ड, एंड सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लिया करें, कुछ सर्विसेज नहीं आपके सिलेबस में इतनी. गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऐसी चीजें जो आपने घर के लिए खरीदी हैं, वो बिजनेस की परचेज नहीं है. तो पर्सनल परचेजेस लिख लें, यानी घर के लिए खरीदी है. पर्सनल परचेजेस मतलब लिख लें इसका. या नॉन बिजनेस, यानी खरीदी और बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं किया वो. यानी कि जनरल टायर से हम टायर खरीद रहे थे तो बच्चे ने कहा अब्बू अब्बू एक टायर घर भी ले आइएगा, डंडा साथ लेके, मैंने जरा खेलना होता है. टों टों. छोटी छोटी सी बातों पे खुश होते हैं आप लोग. पॉइंट नंबर जी, छोटी छोटी खुशियां हमारी. पॉइंट नंबर जी, गुड्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन. भाई इसको 27-28 पे कर दो. छोटी छोटी डीड्स होती हैं लोगों की, वो आपको याद रह जाती हैं और आपकी ज़िंदगी भी बदल देती हैं. कल रात को हम मस्जिद में थे तो रात को तकरीबन कोई 11:30-12 बजे हम वापस जाने, यानी कि बाज़ार में गए हुए थे कुछ लोगों से मिलने. तो हम वापस जाने लगे तो मुझे एक छोटा सा काम पड़ गया 5-7 मिनट का. तो मेरे साथ एक बंदा था बड़ा वेल लर्नेड माशाल्लाह. तो मैंने कहा आप जाएँ मस्जिद में, फिर आ रहा हूँ, मुझे 5-7 मिनट का काम है. तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, इकट्ठे जाएंगे ऊपर. तो ऐसे दोस्त हमारे साथ ज़रूर होने चाहिए जो कोई भी हम काम कर रहे हो तो आखिरी टाइम तक हमारे साथ खड़े रहें. ऐसी बातें करने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और अगले के साथ रहने से, सपोर्ट करने से ये बातें याद भी रह जाती हैं बंदे को. पॉइंट नंबर एच, और वो बंदा खड़ा रहा जब तक मैं फारिग नहीं हुआ. फिर जब मैं आया तो वो मेरे साथ ऊपर गया. पॉइंट नंबर एच, गुड. आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह, ये छोड़ देते हैं केला. गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये हाइब्रिड में 4th रो में क्या हो रहा है? बैग खुल रहा है, अभी आए हैं. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब, 10 दफ़ा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी मिसाल देखें पेज नंबर 589 पे. अच्छा भाई, अनारकली के बारे में जानते हैं आप? अनारकली, कोई इसका वाकया मशहूर है? क्या वाकया मशहूर है? चुनवा दिया था अनारकली को. आप लोग कहाँ थे उस वक्त? आप लोग कहाँ थे? अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा दिया था. अच्छा, तो अनारकली की मिसाल को सामने रखते हुए अब जो होना था उसके साथ हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अनारकली, ये इस वक्त हम दीवार के अंदर हैं, इस वक्त हम दीवार के अंदर हैं. अब लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि अनारकली के पास पास जो तारें चल रही हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है ना, क्योंकि आम बंदा तो देख के परेशान हो जाता है ये पंखा कैसे चल रहा है, ये छत से लगा हुआ है.
बिजली कहाँ से आ रही है? तो फिर हमारे जैसा कुछ समझाते हैं आप, पाइए तार है अंदर अंदर पाइए तार, अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग है। फिर आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल भी होता है दीवार के अंदर, आज हम दीवार के अंदर हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, वायर्स और केबल्स भी होती हैं, और पेंट भी हुआ होता है। पेंट देखें हमारा कितना एडवांस लेवल का पेंट, ऐसे ऐसे पेंट भी हुआ है। तो एक फैक्ट्री का मालिक, मैंने कहा था अगर मशीन खरीद ले तो उसकी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। एक फैक्ट्री का मालिक अगर रॉ मटेरियल खरीद ले तो मैंने कहा था उसकी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। लेकिन मैंने कहा था एक फैक्ट्री का मालिक फिक्स्ड एसेट खरीदे तो उसका इनपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग बराह रास्त चीजें बनने में मदद नहीं कर रही बल्कि मशीन बराह रास्त चीजें बनने में मदद कर रही है। तो आज हम पढ़ने लगे हैं कि जितनी भी गुड्स हैं, जल्दी आके बैठो माय डियर, मफलर वाले भाई, लेट आने वाले भाई, जल्दी आके बैठो, FR2 में मैं आपको सजा दूंगा इंशाल्लाह। गुड्स यूज्ड, साय की तरफ देखा करें, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स यूज्ड इन, बोले इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर यूज हुई हैं, जो चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर यूज हुई हैं, बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी के आइन क्या क्या यूज होता है, तार, ईंट, बजरी, सीमेंट, एंड परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, पेंट, पेंट, पेंट। अनारकली को साइड पे रखे, ये समझाने के लिए हमने इसको डाला था अंदर। तो गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन, ये निकल गई थी इधर से, आप टेंशन ना लें, जिंदा पता नहीं, हम कभी मिलेंगे तो पूछेंगे इससे। पॉइंट नंबर H, तो ऐसे देखे जैसे तारीख की किताबें पढ़ी हुई है तूने, मुझे पता है जितना तूने पढ़ा है। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ईंट, बजरी, सीमेंट, अंडरग्राउंड, सरिया, सरिया होना चाहिए, इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। टीका सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, पाइपें, वायरें, जिसको आप बुकें कहते हैं, जैसे बुक्स को बुकें कहते हैं, एंड केबलें। बट अच्छा बताएं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के इन कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी से परमानेंटली अटैच कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं? कंस्ट्रक्शन, पेंट, इलेक्ट्रिकल, पाइप्स, वायर्स एंड, but excluding goods acquired for sale, और अगर आपका केबल्स का कारोबार है और आपकी दुकान पे केबलें बेचने के लिए पड़ी हुई हैं, आपकी दुकान पे पेंट बेचने के लिए पड़े हुए हैं, तो फिर ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है, क्योंकि फिर क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के आइन यूज होंगी या स्टॉक है हमारा? स्टॉक है। बच्चों अकल के पक्को, ये पढ़ो, देख नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे, इसका क्या मतलब है? गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल का मतलब है अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तारें, पाइपें, पेंट, वायरें इसलिए हैं कि वो आगे बेचते हैं, यानी उनकी दुकान है, तो परचेज पर इनपुट अलाउ हो जाएगा। अगर उनकी दुकान खोली हुई है वायर्स की तो फिर तो परचेज पर इनपुट अलाउ हो जाएगा, फिर तो हम इनपुट अलाउ कर देंगे परचेज पर। अच्छा, और अगर आपने पाइप्स, वायर्स वगैरह इसलिए खरीदी हैं कि आप एसी बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, आपने उस एसी और गाड़ी बनाने के लिए वो पाइप को एज अ रॉ मटेरियल खरीदा है, तो भी आपको वो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। डायरेक्ट यूज इन प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल गुड्स,
अगर तारें, पाइप, पेंट इसलिए लिया है कि एसी जो बनाकर बेचना है उसमें लगाएंगे तो इनपुट अलाउ होगा। ये एक्सेप्शंस हैं पॉइंट एच की, ये एक्सेप्शंस हैं पॉइंट एच की। ये हमने अपनी आसानी के लिए ऊपर हेडिंग दी हुई है डॉलेंस की बुक्स। तो डॉलेंस वाले तो एसी बना रहे होंगे, लेकिन अनारकली जब आएगी जिंदगी में, याद आपको, तो अनारकली से मुराद होगा दीवार के अंदर चुनी हुई। तो ये जो चुनी मुनी है, इसमें जितनी भी चीजें अनारकली के साथ साथ हैं उनकी परचेज क्या करनी है? डेड। इसलिए कि अनारकली के साथ है या इन इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज हुई है और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनआरबी तो नहीं, अनारकली बोला मैंने। मुरझा गई अनारकली। भाई बहुत बड़ी तरबियत होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ के ऊपर बच्चों की तरबियत की, वरना ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जो दूसरों को चुन देते हैं। और बाप के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है तरबियत की। अल्लाह वालिदैन को मोबाइल छोड़ के तरबियत करने की तौफीक दे दे, तो आने वाली नस्लें तो माशाल्लाह, बेचारियां अम्मियां ही बच्चे कहते हैं मोबाइल पे घंटा घंटा लगी रहती हैं, तो हम क्या करें। सीरियसली अम्मी अबू लगे रहते हैं मोबाइल पे घंटा घंटा, दो दो घंटा, बच्चे भी फिर कोई अपनी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। पॉइंट एच, फिर कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहे आजकल। अच्छा, गुड्स यूज्ड, बोले बोले गुड्स यूज्ड। मैं कह रहा हूं बड़े होने से पहले इसका एक्स्ट्रा यूजेज छोड़ दें, ऐसा काम किया ही ना करें मोबाइल पे जिससे ना दुनिया का फायदा हो ना आखिरत का। बेशक तजर्बे के लिए थोड़ी देर के लिए नॉन स्मार्टफोन रख लें। गुड्स यूज्ड in immovable property are permanently attached to, such as building and construction material, paint, electric pipe, wires, but excluding goods acquired for sale or resale, but excluding goods acquired for direct use in production of goods। यानी आप तारों को किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के तौर पे। but excluding prefabricated buildings। तैयार कफन सुने कभी आपने? तैयार कफन यानी बस लेके आना होता है मुर्दे को, उसमें डालना होगा, तैयार है वो कफन। लेके रखा है ना एक अपने लिए, लेके रख लेना, वो भी साथ जहां ब्रांडेड सूटों के साथ लटकाया करो, ठीक है। अच्छा, प्री फैब्रिकेट, जे डॉट से मिलता है कफन, जे डॉट के कफन है हमारा। अच्छा, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं मेरे भाई तैयार छतें। तैयार छतें ये होती हैं कि ये नहीं कि पूरी छत आपको 2 मरले की तैयार मिल जाएगी, वो तो उठा के कैसे लाएंगे, उसमें स्लैब्स बने होते हैं, जैसे कबर ऊपर डाल देते हैं, स्लैब डाल दो, मट्टी डाल दो, कवर कर दो कुछ, तो इस तरह तैयार छतें होती हैं। तो तैयार छतों का अगर आपका कारोबार है तो फिर तो वो आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज नहीं कर रहे, वो तो आपके लिए स्टॉक है। जो बंदा इसको लेके जाएगा और अपने घर में लगाएगा उसके लिए ये क्या होंगी? उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी और वो यूज कर रहा होगा इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का मतलब लिखें, तैयार छतों का बिजनेस है, तैयार कफन का ना लिखिएगा, तैयार छतों का बिजनेस है। तो फिर तो आपके लिए स्टॉक होगा ना तैयार छतें। ओके, डन जी। अच्छा, अब मोहतरम आप आ जाएं डॉलेंस वालों के एडमिन ऑफिस में। अब आप तशरीफ लें डॉलेंस वालों के एडमिन ऑफिस। घर तक नहीं जाना उनके, हमने पहले फैक्ट्री में थे, अब कहां आ गए हैं?
एडमिन ऑफिस, साथ वाले के घर जाएं किसी दिन, कल संडे है, चक्कर लगाएं। एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिस में मशीन भी नहीं पड़ी होती, रॉ मटेरियल भी नहीं पड़ा होता, क्योंकि एडमिन ऑफिस में तो फैक्ट्री नहीं है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है एडमिन ऑफिस की सारी परचेजेस डेड है। एडमिन ऑफिस के लिए आप जो मर्जी चीज खरीद लें, असल में ये चीजें रॉ मटेरियल नहीं है ना, ये तो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आपने फेंक देनी है, ये कौन सी चीजें बनाने के लिए। तो डॉलेंस वालों का जो एडमिन ऑफिस है उसमें पंखे भी लगे होंगे, उसमें कुर्सियां भी पड़ी होंगी, उसमें जनरेटर भी होंगे, उसमें ओवन भी होंगे, उसमें सर्दियों के लिए गीजर भी होगा, और एम्प्लॉयर ने, डॉलेंस वालों ने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां भी दी होंगी, जो सैलरी के चैप्टर में हम पढ़ते थे। इन सब की परचेज डेड है, क्योंकि गाड़ी डायरेक्टली एसी बनाने में हेल्प नहीं कर रही। हाँ, होंडा के लिए गाड़ी का रॉ मटेरियल की परचेज अलाउ थी, उसके लिए उसको सेल में भी डालता है, लेकिन अब तो मैं गाड़ी बना तो नहीं रहा, मैं तो गाड़ी खरीद रहा हूं और एम्प्लॉय को दे रहा हूं अपने। तो ये सारे मेरे इनपुट जो हैं वो डेड हैं। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री के लिए मशीन खरीद लूं या फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए, फिर मुझे इसका इनपुट माइनस करने की इजाजत है। ये हमने पढ़ा है पॉइंट नंबर 3 नहीं सॉरी, ये आई में एक और बात आगे लिखी हुई है, हाउ एवर इफ अबव आइटम्स आर नॉट यूज्ड इन ऑफिस रादर दे आर बॉट फॉर रीसेल देन इनपुट इज। जाहिर बात है, अगर आपकी दुकान है इन चीजों की तो फिर तो इनपुट माइनस करने की जरूरत है ना, फिर तो आपकी दुकान है इन चीजों की, है ना, फिर तो आपकी दुकान है इन चीजों की, फिर क्या मसला है। साथ वाले के लिए मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में, जान देते हैं, ज्यादा होगी यार, अम्मी अबू का भी ख्याल में जान दे दो किसके लिए, अच्छा कह रहे साथ वाले के लिए जान दे सकते हैं मैक्सिमम, अच्छा कोई आपके टीचर हों, कोई सरासिफ हों, कोई आपके बड़े खालू हों, फूफा हों, वो घर में आएँ और आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हों, तो कितनी मोहब्बत से आप उनको चीज़ें बना के पेश करते हैं, लाते हैं, देते हैं। इसी तरह जब फजर की अजान हो तो बहुत मोहब्बत, अल्लाह ने मुझे बुला लिया, कितनी बड़ी बात है, मैं इसका, अल्लाह ने मुझे बुला लिया, वज़ू कर रहा है, नफल पढ़ रहा है, सुनते पढ़ रहे, फ़र्ज़ पढ़ रहे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे, अल्लाह कितने खुश हो रहे होंगे। पॉइंट नंबर आई, वही कल, कल पुत्र टेक ना ला, टेक ना ला, व्हीकल्स, ये तो वैसे ही उसने लिखा हुआ स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट, ये को लिखने की जरूरत नहीं थी भाई। ज़ाहिरी बात है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ियां देगा तो फिर बाद में व्हीकल्स के पार्ट्स भी तो खरीदेगा ना, किसी गाड़ी का टायर खराब हो जाएगा वो लगवा के देगा, किसी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा वो लगवा के देगा, तो पार्ट्स तो फिर खरीदते हैं लोग। व्हीकल्स, पार्ट ऑफ व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बट बट एक्सक्लूडिंग द गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। लेकिन अगर आपने यही चीजें बेचने के लिए रखी हुई हैं तो फिर तो इनपुट अलाउड है। अगर यही चीजें आपने किसके लिए रखी हुई हैं, बेचने के लिए, तो फिर इनका इनपुट अलाउ है। लेकिन वैसे इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, गीजर, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, व्हीकल्स, पार्ट ऑफ व्हीकल्स, सबको छापका नॉट अलाउड है। याद कर लें, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस appliances, furniture, office equipment, but except goods acquired for sale or resale. Excluding electronic cash register, इसका इनपुट अलाउ है, इसका इनपुट अलाउ है। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर वो दुकान पे पड़ी हुई मशीन होती है जिसमें आपकी सेल एफबीआर तक पहुंच जाती है, तो इसमें इनपुट अलाउ है, कोई मसला ही नहीं इसमें, इसमें कैसी बात है। पॉइंट नंबर जे, जे फॉर जोकर,
ये याद कराइएगा, मंडे को आके सुबह ये सेक्शन रिवाइज भी करना है। सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज रोक दी गई अंडर द सूबे का सेल्स टैक्स लॉ। सूबे वाले कभी सर्विसेज की परचेज अलाउ कर देते हैं, कभी सर्विसेज की परचेज डेड कर देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर सर्विसेज के बारे में कह दे डेड कर दो परचेज तो डेड कर दीजिएगा, खामोश हो तो सर्विसेज की परचेज पे भी 18% लगा दीजिएगा। सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज रोक दी गई अंडर 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 सूबे का सेल्स टैक्स। अच्छा जी, अच्छा ये एग्रीकल्चर मशीनरी ना इंपोर्ट होती है, एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट होती है, फिर इसकी सेल तो एग्जेम्प्ट है, इसकी सेल एग्जेम्प्ट है। किसकी सेल एग्जेम्प्ट है? मिसाल के तौर पे ऑरेंजेस की सेल। याद रखिएगा पाकिस्तान में फल फ्रूट के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। फ्रूट्स आप कभी भी रेडी से खरीदेंगे वो ये नहीं कहेगा भाई 1000 रुपए का बिल बने तो 1180 दो। फ्रूट्स की सेल पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, जीरो रेट नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो आउटपुट होता ही नहीं फिर इसका। लेकिन इसके लिए अगर आपने मशीन खरीदी, इसके लिए आपने मशीन खरीदी, तो मशीन आप इसके लिए अगर परचेज करेंगे तो उस पे हुकूमत ने सेल्स टैक्स रखा हुआ है 7%। उस पे हुकूमत ने सेल्स टैक्स कितना रखा हुआ है? 18% की बजाय 7%। लेकिन याद रखिएगा ये 7% डेड है। द रीजन इज कि आपकी सेल ही एग्जेम्प्ट है। 7% तो वैसे ही मैं बता रहा हूं कि इसका रेट है। तो अब कहने ये लगे कि जो मशीनें खरीदते हो उसकी और अकाउंटिंग के टीचर पता है क्या कहते हैं? अकाउंटिंग के टीचर कहते हैं कि अगर आपने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए हैं मशीन खरीदते हुए तो उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लो। तो हम करते ये होते थे कि 107 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे और 107 को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते थे। हमें क्या मसला है? हाँ, अगर हुकूमत से वापस मिलने हैं फिर एंट्री होती है एसेट डेबिट 100 रुपया, सेल्स टैक्स रिसीवेबल डेबिट 7 रुपए, ये हुकूमत से वापस ले लेंगे। लेकिन हुकूमत से वापस नहीं मिलना तो टीचर कहते थे IAS 16 में मशीन की कॉस्ट का पार्ट बना दो। तो ये कह रहा है ये एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड है। ये तो हमें पहले दिन से ही पता है, पहले दिन भी मैंने आपको बताया था एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट क्या होता है? डेड होता है। कौन सा पॉइंट है? के फॉर छुरी। अब पढ़ें आप। पढ़ लिया? इंपोर्ट ऑफ मशीन, इंपोर्ट ऑफ
परचेज ही है ना, परचेज डेड है, इंपोर्ट का मतलब परचेज ही होता है। परचेज ऑफ मशीन जिसके ऊपर रेट लगता है बोलें कितने %? 7%। उस मशीन की परचेज डेड है। क्यों डेड है? लिख लें मशीन की परचेज डेड है, मशीन का इनपुट, बस बल्कि लिखिए मशीन का इनपुट डेड है, मशीन का इनपुट डेड है। पॉइंट L, सच गुड्स, ये तो कल पढ़ लिया था कि होंडा ने एक चीज को परचेज में डाल दी है, लेकिन जनरल टायर ने अभी तक अपनी सेल में डाल के अपनी रिटर्न नहीं जमा कराई है। तो फिर हुकूमत को कैसे पता चलेगा ये किसकी सेल है? तो हुकूमत तो होंडा की परचेज को फिर फारग करेगी, ये तो कल पढ़ लिया था। सच गुड्स such goods which at the time of filing of return by Honda have not been declared by General Tire in his return, उन्होंने अपनी रिटर्न में नहीं डाला उसको। किसके तौर पे नहीं डाला? एज सेल्स। बिल्कुल समझ नहीं आएंगी बातें ये साथ साथ लिखेंगे नहीं तो। उसने अपनी सेल के तौर पे इसको नहीं डाला, या सेल के तौर पे उसने डाल तो दिया है, एक और बात भी की थी कल, किसी को याद हो? और he has not paid the tax due as indicated in his return, और जो उसने रिटर्न में अपने टैक्स इंडिकेट किया वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाया। ओके, वर्किंग 2 में हम टैक्सेबल सेल लिखते हैं, और कौन से लिखते हैं? जीरो और एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल सेल करते हुए आप अगले का एनआईसी लें और एनआईसी ना लें, ये तो न्यूमेरिकल के फेस पे जाके आपको पता है इनपुट माइनस हो जाता है। ये सेल होती है, ये हमारा इनपुट होता है, ये फेस पे माइनस हो जाता है, ये डेड हो जाएगा। एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट भी डेड हो जाएगा, और जीरो रेट का आपको याद है न्यूमेरिकल का इनपुट रिफंड हो जाता है। तो आज एक नई चीज पढ़ें। हम तो टैक्सेबल सेल के आगे कोई कैटेगरी नहीं बनाते थे वर्किंग 2 में, लेकिन आने वाले दिनों में ही कैटेगरी बनानी पड़ेगी। टैक्सेबल सेल करते हुए अगर आपने बायर का एनटीएन एनआईसी वगैरह ले लिया तो फेस पे माइनस करें इनपुट। आपको याद है ये फिगर इस तरह नहीं याद, ये हम इस तरह करते थे, ये सारा रेड में ले लेते थे और जाके फेस पे माइनस करते थे। तो ये फेस पे माइनस करें, लेकिन अगर एनआईसी लेना भूल गए तो फिर आपकी टैक्सेबल सेल का इनपुट भी डेड हो जाएगा, जिस तरह किस सेल का डेड होता है? एग्जैम्प्ट सेल का। लेकिन जीरो रेट सेल का अल्लाह का शुक्र है रिफंड होगा। पहले मैं पढ़ता हूं, समझ आ गई बात थोड़ी थोड़ी, कभी न्यूमेरिकल में करेंगे। तो टैक्सेबल सेल करते हुए क्या ध्यान रखना है? आज के बाद लोगों का एनआईसी नंबर ले लेना ताकि हुकूमत को पता चले कौन आपके पास आया था। जरा पढ़िएगा फिक्रा। द इनपुट ऑन गुड्स फॉर सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा वो होते हैं जो हम कैलकुलेटर पे नहीं करते, इनपुट काली लाल के टोटे टोटे करते हैं, उसको प्रोरेटा कहते हैं, टोटे टोटे करने को। ऑन प्रोरेटा बेसिस, अभी सारा लिखवाता हूं। फॉर विच
सेल इनवॉइस डू नॉट बियर NIC नंबर और NTN नंबर ऑफ बायर। बायर का अगर आपने NTN नंबर नहीं लिया दुकानदार, तो फिर आपको सजा मिलेगी। अच्छा, पहले एक दफा जरा तसल्ली से पढ़ें। इनपुट ऑन गुड्स, इनपुट ऑन गुड्स। इनपुट ऑन गुड्स से मुराद है इनपुट ऑन रॉ मटेरियल फॉर सेल मेड ऑफ कार टू अनरजिस्टर्ड बंदा। आपका इनपुट टायर वगैरह का डेड हो जाएगा, जो टायर आपने इस्तेमाल किए हैं फॉर सेल मेड ऑफ कार टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्री ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। वो जो प्रोरेटा हम करते थे, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। कब? वेयर सेल इनवाइस, फॉर बाद में आ रहा है, बार बार आ रहा है। वेयर सेल इनवॉइस डू नॉट बियर, यानी उस पर लिखा नहीं हुआ, सेल इनवॉइस डू नॉट बियर द NIC नंबर और ऑफ द बायर। चलें शुरू करें। गुड्स का मतलब लिखें रॉ मटेरियल। द इनपुट ऑन रॉ मटेरियल, बोलें द इनपुट ऑन टायर, बोलें इसी तरह घर में बोलिएगा, बोले इनपुट ऑन टायर। थोड़ा सा फिक्रा याद करने में ये मुश्किल है, इसलिए इस पे मेहनत कर रहे हैं। द इनपुट ऑन टायर फॉर सेल मेड ऑफ कार टू बुरा बच्चा वेयर सेल बिल डू नॉट बियर द NIC नंबर। 2-3 दफा पढ़ लें मेरी तरफ से तो खत्म होगी ये बात। फिक्रा पढ़ लें ताकि सेंस बन जाए और याद हो जाए। बोले द इनपुट ऑन टायर फॉर सेल मेड टू बुरा बच्चा ऑन प्रोपोर्शनेट बेस वेयर सेल बिल, वेयर सेल का बिल डू नॉट बियर द। मतलब पता है क्या है कि अगर आप लोगों के पास अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आते हैं ना गाड़ियां खरीदने के लिए, तो उनके NIC NTN नंबर लेके हमें भेज दिया करें, ताकि हम उनको जबरदस्ती पकड़ के सेल्स टैक्स में भी क्या कर दें, रजिस्टर। तो अगर आपने नहीं लिया NIC नंबर तो फिर सजा सुने। आप बोलें फिक्रा, द इनपुट ऑन गुड्स, आगे क्या लिखा हुआ था, फॉर सेल मेड ऑफ कार्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस वेयर द सेल बिल डू नॉट बियर द NIC नंबर। कुछ इस तरह का बनता है, नोट कर लें। और अभी हमने आपको क्या समझाया, सिर्फ ये वाली लाइन समझाने के लिए इतनी लंबी डायग्राम दोबारा बनानी पड़ी है, समझानी सिर्फ ये वाली बात थी। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 का, 8 के 1 का M, सेक्शन 8 के 1 का M है ये। इस इनपुट को भी डेड कर दें।
हाँ जी, ठीक है। कोई एक बेसिक सा न्यूमेरिकल भी जरा देखो पुराना, और ये सवाल लेने दो, वो जो है ना क्वेश्चन, वो जिसमें वो जो इन द लाइट ऑफ से शुरू हो रहा है वो रहने दो। एक दफा पढ़ लें। द इनपुट ऑन टायर फॉर सेल मेड टू बुरा बच्चा वेयर सेल बिल डू नॉट बियर एनआईसी और एनटीएन। एनआईसी दे दें या एनटीएन नंबर दे दें। एनटीएन नंबर मिल गया तो फिर भी ठीक है, एनटीएन नंबर का मतलब है वो इनकम टैक्स जमा करवा रहा है, तो वहीं से एनआईसी भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, वर्किंग 2। कहते हैं एक बंदा एक ही वक्त में टैक्सेबल सेल भी कर रहा हो और एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा हो, तो कहते हैं आपने इनपुट सिर्फ माइनस करना है प्रोपोर्शनेट बेस पे सिर्फ टैक्सेबल सेल का, और एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट क्या कर देना है, डेड। ये तो हम कई दिनों से कर रहे हैं। तो वर्किंग 2 हम क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ में पॉइंट 2 लिखा हुआ है, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सेल। इसी तरह के न्यूमेरिकल हम करते हैं ना, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल सेल कौन सी होती है, जो टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल कौन सी होती है, जो एग्जेम्प्ट है। He can claim only such portion of input as relate to taxable sale. Working 2 सिर्फ कितना फेस पे लेके जाना है, जो टैक्सेबल सेल के। Only a registered person can deduct input tax. ये तो जाहिरी सी बात है, रजिस्टर्ड बंदा इनपुट टैक्स माइनस करेगा ना, और कौन कर सकता है। अनरजिस्टर्ड लोग भी अपना इनपुट डेड कर सकते, माइनस कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड बंदों ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया, वो ये तो लिखने वाली बात ही नहीं थी। अच्छा जी, अच्छा आप ये मुझे बताएं, सेल टू जो अनरजिस्टर्ड पर्संस होती है उसका इनपुट डेड होता है या अलाउ होता है? सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, उसका इनपुट डेड होता है या अलाउ होता है? ये देखें, सेल टू रजिस्टर्ड टू, ये टोटल फिगर जाती है यहां पे, और टैक्सेबल सेल में जाती है। इस सेल टू अनरजिस्टर्ड बंदा याद रखिएगा, उसका इनपुट अलाउ है। हाँ, एक सजा है जरूर कि एंड पे उस पे क्या लगा दें, वो अलग बात है, लेकिन उसका इनपुट तो क्या है, अलाउ है। कोई वो एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड है। अगर हुकूमत मना कर दे कि फला चीजें आप अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं बेच सकते, फिर वो इनपुट डेड हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचनी ही नहीं चाहिए। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, जो पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है, बोर्ड उससे इजाजत लेगा, मे स्पेसिफाई गुड्स। स्पेसिफाई गुड्स का क्या मतलब है, जनरल रूल है या गिनी चुनी चीजें? गिनी चुनी चीजें। गिनी चुनी चीजों में विच a registered person can never sell to an, रजिस्टर्ड बंदे को अनरजिस्टर्ड को बेचने की इजाजत ही नहीं है, और अगर बेच दी, एंड इफ he has made the sale, he will charge output, उससे 22% लेगा, 18 जमा 4 22% लेगा, बट he cannot claim input, उसका इनपुट डेड हो जाएगा। तो बोले अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करना मना है या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी चीजों में इजाजत नहीं है। तो छोटी सी बात लिख लें, गवर्नमेंट अगर मना कर दे तो उन अनरजिस्टर्ड लोगों को चीजें ना बेचें, वैसे बेचा करें, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट अगर मना कर दे तो उन अनरजिस्टर्ड लोगों को चीजें ना बेचें। बाकियों को बेचें, कोई मसला नहीं। गुलाब का फूल, ये कौन से इलाके से लाए हैं भाई आप?
कब्रिस्तान खुशबू आ रही है, बहुत अरसे बाद खुशबू आई है। गुलाब के फूल से बहुत कम खुशबू आती होती है वैसे इतनी अच्छी। क्लास के बाद आइएगा किसी ने स्मेल करना तो, 5-5 रुपए फी। चलें ठीक है जी, काफी है अब। इधर आप तशरीफ लाएं पेज नंबर 582 पे। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स के एतबार से एक दो आज आपको होमवर्क में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल्स के एतबार से एक हमारी डिस्कशन है कि किस सेल को आपने डालना होता है सेल टू रजिस्टर्ड में और किसको डालना होता है सेल टू अनरजिस्टर्ड में। वो जो हम करते थे ना वर्किंग 3, उसका नाम क्या था? कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, उसका नाम क्या था? टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल सेल में हम डालते होते हैं टू अनरजिस्टर्ड, यानी अनरजिस्टर्ड बंदों को कितनी चीजें बेची, और ऊपर रजिस्टर्ड नहीं लिखते होते, ऊपर लिखते हैं टू अदर देन अनरजिस्टर्ड। ऐसे ही करते हैं, चलें करते रहते हैं माशाल्लाह। तो तीनों के साथ चढ़े हैं। असल में ये पेज 581 पे ना हमने बात पढ़ी थी 1A में, पेज 581 पे, where seller made to a person who has not obtained registration number, a further tax shall be charged at the rate of 4%. Where sales are made to a person who is not registered, a further tax of 4% shall be charged. ये बात हमने पढ़ी थी। इसकी मिसाल, एक वायर सेलर है, वो तारें बेचता है। इसने सुबह सुबह 8 बजे दुकान खोली, 9 बजे तक तिलावत करता रहा। आपकी तरह का होगा, अपनी आखिरत की फिक्र कर रहा होगा। 9 बजे पहला कस्टमर आया, उस कस्टमर ने आके कहा कि भाई मैं डॉलेंस वाला हूं, मुझे आपसे तारें चाहिए। तो क्या आप तारें उसके नाक में घुसा देंगे? आप तारें उसको पेश करेंगे? तो आपने सेल की है टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप उससे कितना टैक्स लेंगे? 1 लाख की तारें बेच के 1,18,000 रुपया बेच ले लेंगे उससे, और इसको डालेंगे सेल टू अनरजिस्टर्ड में नहीं डालेंगे, इधर डालेंगे। बस ऊपर हेडिंग ना बताएं, बस 18% वाले में डालेंगे या 18+4 वाले में डालेंगे? 18 वाले में डालेंगे। ये नाम जरा लंबा सा हो जाता है, इसको छोड़ें, 18 वाले में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, घंटे बाद 10 बजे। 10 बजे एक बंदा आया, उसने कहा मुझे तारें चाहिए। आपने कहा बेटा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप तारें बेच रहे हैं, आपकी दुकान है तारें बेचने की। क्या क्या नोट हो रहा है इधर, एक मिनट देखें पहले। ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बट उसकी पिछली गली में फैक्ट्री है। कहां फैक्ट्री है? मोड़े गर्दन। उसकी किस गली में फैक्ट्री है? पिछली गली में फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चर कर रहे वो टेप रिकॉर्डर, और एम्प्लॉयज उसके 13 है। कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री है। उसको आप फर्दर टैक्स लगाइएगा। 18 वाली चीज 18% डाल के नहीं, बल्कि 22% लगा के बेचिएगा, बिकॉज ही इज लायबल टू बी बट नॉट रजिस्टर्ड। और उसकी सेल इधर डालिएगा, 18+4। नेक्स्ट, फिर थोड़ी देर बाद, घंटे बाद एक और बंदा आया, उसने कहा भाईजान तारें चाहिए, तारें तारें। आपने कहा तारें क्यों चाहिए? कहते हैं मैंने बल्ब बनाने हैं। ठीक है भाई, बल्ब के लिए तुझे तारें चाहिए। तू कौन है? कहता है मेरी मेन गली में फैक्ट्री है। गली में मेन फैक्ट्री कर लें, जो मर्जी समझ लें, मेरी मेन गली में फैक्ट्री है। मैं डर के कारोबार नहीं करता, मैं छोटी सी इंडस्ट्री है मेरी, 10 से कम मेरे एम्प्लॉयज हैं, सेल मेरी माड़ी मोटी है, और ये कॉटेज इंडस्ट्री में, तो छोटी सी इंडस्ट्री हूं। तो भाई कॉटेज इंडस्ट्री
को अपने आप को सेल्स टैक्स में, मैंने आपको बताया था, रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। चपेट मारे बंदा मोबाइल वाले को। तो ठीक है भाई, ये भी तो अनरजिस्टर्ड है, इसको फिर यहां क्यों डाल रहे हैं आप? ये तो अनरजिस्टर्ड है, इसने भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई। बेटा ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं आपकी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मुंह उठा के चले गए, कुछ लोग मुंह नीचे करके जाते हैं, आप मुंह उठा के चले गए और मुंह उठाते उठाते क्लास में चले गए, वो कहेंगे भाई आप यहाँ पे अनएनरोल्ड हैं। आप कहेंगे ओ सॉरी, मैं उधर जाना था, मैं बड़ी बड़ी क्लासें देखते हैं ग्राउंडों वाले यूनिवर्सिटियाँ और कैंटीनें बड़ी बढ़िया, मैं जरा इधर वैसे ही आ गया था। तो अब मुझे बताएं, आपने कोई गलती की है अपने आप को वहां पे अनएनरोल रख के? कोई गलती नहीं की, क्योंकि वहां पे आपको अपने आप को एनरोल कराना जरूरी नहीं है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट लायबल टू बी इनरोल्ड, आप वहां लायबल ही नहीं है एनरोल करने के, बस चले गए गलती से बाहर आए। तो अब मेरे भाई ये भी अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इसको क्यों हम 118 की चीज बेचेंगे? बिकॉज ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसलिए इस अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर चीज बेच दी तो आज के बाद हम सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री डाला करेंगे, यहां पे सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री डाला करेंगे आज के बाद हम यहां पे, क्योंकि सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ऐसे हाथ करें, कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, पूरे स्ट्रेच करें एंड तक, कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो बस नेक्स्ट, हाइब्रिड बॉयज फर्स्ट रो, आपने नहीं हाथ फैलाए, खोलें, चलें, शुक्रिया। अब उड़ने लगे, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। एग्जैक्ट 45 मिनट बाद सरासिफ तशरीफ लाए और सरासिफ ने कहा मुझे भी तारें चाहिए। अब सरासिफ ने ना एसी बनाने, ना बल्ब बनाने, ना टेप रिकॉर्डर बनाने, सरासिफ को तो घर में वायर चाहिए होगी। इनको सरासिफ को कहते हैं एंड कंज्यूमर। इनको कहते हैं एंड कंज्यूमर, वो होते हैं जो तार इस्तेमाल करके बाद में फेंक देते हैं। देखें, इन्होंने तार इस्तेमाल करके फेंकनी नहीं, तार इस्तेमाल करके बल्ब बेचने। ये तार इस्तेमाल करेंगे, जब फारिग हो जाएगी तो फेंक देंगे। इन्होंने बेचनी तो नहीं किसी को सरासियों ने तार। तो सरासियों क्या है? एंड कंज्यूमर। सरासियों क्या है? एंड कंज्यूमर। इसी तरह तालीमी इदारे वाले आ गए। भाई हमने जो है एसी के लिए तार लेनी है, तो उसके बाद तार इन्होंने फेंक देनी है ना, इनसे इन्होंने कौन सी एसी बेचनी है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अस्पताल वाले आ गए कि भाई एमआरआई मशीन के ऊपर हमने एक बबलू को डाला हुआ, तार खराब हो गई है। अब वो बेचारा एमआरआई मशीन के अंदर है, जल्दी करो तार दो, तार लगा के उसको फिर हमने ऑन करके मशीन बाहर निकालना है बंदे को। तो अब ये जो हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं आके तार, इन्होंने तार को बेचने आ गए या तार को इस्तेमाल करने? बस जो लोग तार को इस्तेमाल करते हैं ना, आगे बेचते नहीं है, उनको आम लोगों को कहा जाता है एंड। ये सबसे एंड पे कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद फारग ही होनी है तार, ठीक है। सरासिफ इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। अनरजिस्टर्ड है ना सरासिफ, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड? नो, ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। सरासिफ क्या है? मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है। होलसेल, बड़ी बड़ी तादाद में उनके कमरे में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ सामान बेचने वाला, कुछ देखें को बल्ब बुल्ब पड़े हैं उनके, होलसेलर हो, तो पर्दा हटा के देखें आप पीछे वो सामान पड़ा हो, ऐसे कोई होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है। वो तो टीचर है, तो टीचर इज नॉट लायबल टू बी। तो इसलिए अस्पताल इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, हमारा कॉलेज इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हमारे ऊपर रजिस्टर करना जरूरी नहीं, ना हम मैन्युफैक्चरर, ना हम रिटेलर, ना मैं आबी, ना मैं खाकी, मैं तो कुछ भी नहीं, तो आई एम नॉट लायबल टू बी। देयरफॉर अगर सेल टू एंड कंज्यूमर हुआ करेगी तो सेल टू एंड कंज्यूमर भी, जोर से मारो जरा इधर आके हाथ, सेल टू एंड कंज्यूमर भी इधर जाया करेगी। हाथ मारो, किसी का मारोगे हाथ? सेल टू एंड कंज्यूमर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। सेल टू एंड कंज्यूमर बताओ कहां जाएगी? सेल टू एंड कंज्यूमर, ऐसे हाथ मारो, वेल डन। सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री कहां जाएगी? सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बुरा बच्चा, कहां जाएगी? सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, डॉलेंस, कहां जाएगी? चलें जाए, चलें।
H2O ब्रेक लें भाई। क्या मसला जी? पुत्र तुसी मूंगफलियां खा रहे हो चलगोजे खा रहे हो? मूंगफली। चलें जी आगे चलें। कैसी अल्लाह ने चीजें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आजकल माओ को भी बताऊं, ओह बेटा अच्छा व्हाट अ ब्यूटीफुल सन, बेटा व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द क्लाउड्स आर कमिंग, अल्लाह का तारुफ कराऊं उसको, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल। अच्छा जी आ जाए पॉइंट नंबर 578। वो तो कुछ दिन में 100-150 दफा अल्लाह बोलेंगे तो बच्चा रजाई में जब मोबाइल इस्तेमाल करा होगा उसको अल्लाह याद होंगे, वरना तो कहते हैं रजाई में कौन देख रहा है। पेज अकलमंद रा इशारा काफी अस्त, फारसी पढ़ी हुई, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। साथ वाले को यार आज रियलाइज कराएं तुम फ्यूचर के माँ बाप हो, उसकी तरफ तुम फ्यूचर के माँ करें 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 तो फ्यूचर के माँ बाप हो, तुम अपना लेवल, तुम अपना मकाम पहचानो। कह रहे फ्यूचर का बाप है, अंजुम का बाप है, अकरम का बाप है, रुखसाना का बाप है, इस तरह बोलें। अच्छा जी ये निकालें पेज नंबर 578 पे, ये जो दो लाइनें रह गई हैं पेज 578 पे, फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, कह रहा है यस। किसी दिन बंदा छुट्टी कर लेते हैं वैसे कि, यानी कि आप सारे छुट्टी कर लें किसी दिन, नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है कभी कि आप सारे छुट्टी कर लें? मेरा नहीं ख्याल, मेरे तो मजे हो जाएंगे फिर। वैसे ट्राई करते हैं किसी दिन, आप ऐसा करके देखें, सारे छुट्टी करके देखें, मिली भगत कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन कर दूंगा, आपस में डिस्कशन करके दिन तय कर लें, आपका प्रोग्राम मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। पेज नंबर 560, सॉरी आपकी किताबों में तो जो सफा है उसी पे रहें। अच्छा जी लिखा ये हुआ है यहाँ पे, इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, पेज नंबर 578, if any part payment is received in respect of exempt supply, in respect of exempt supply, होली कुरान एग्जेम्प्ट था, जनवरी में भी फरवरी में भी गुड्स एग्जेम्प्ट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मार्च में जाके उसको टैक्सेबल कर दिया, गवर्नमेंट की मर्जी, हम क्या करें। तो होली कुरान मार्च के महीने, जनवरी के महीने में क्या था? एग्जेम्प्ट, फरवरी के महीने में, यकम मार्च से गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई ये भी क्या है, टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ने इन चीजों पे टैक्स लगा दिया, कुछ चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं गवर्नमेंट उनको टैक्सेबल कर देती है, गवर्नमेंट की मर्जी। आपने कुरान उठाने थे, खरीदने थे बहुत ज्यादा, आपके दादा अबू ने मस्जिद बनवाई थी, उसमें आपने रखवाने थे, तो आपने 4 लाख पैसे थोड़े से जनवरी में दे दिए थे, अभी डिलीवरी नहीं हुई थी। अगर डिलीवरी हो जाती ना तो फिर ये सेल एग्जेम्प्ट ही रहनी थी, क्योंकि आपकी डिलीवरी हो गई है यकम मार्च से पहले, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन डिलीवरी अभी नहीं हुई, ये एडवांस आया 4 लाख दुकानदार को, फिर दुकानदार ने और पैसे लिए 4 लाख, अब 8 लाख रुपए रिसीव कर लिया, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो तब गवर्नमेंट ने चीजों को क्या कर दिया हुआ था, अब आप 8 लाख वाले कुरान डिलीवर करेंगे, 8 लाख वाले कुरान डिलीवर करेंगे। असूली तौर पे
जनरल डेफिनेशन की जो अगर अप्लाई करें तो जनरल डेफिनेशन के मुताबिक ये स्टिल एग्जेम्प्ट है। जनरल डेफिनेशन है द अर्लियर ऑफ द टाइम व्हेन द गुड्स आर डिलीवर और व्हेन द कैश इज, असूली तौर पे ओरिजिनल डेफिनेशन की बुनियाद पे भी ये एग्जेम्प्ट ही बनता है, क्योंकि माना कि डिलीवरी के टाइम पे टैक्सेबल हो गए थे लेकिन कैश के टाइम पे तो एग्जेम्प्ट थे ना। और हमारा लॉ टैक्स कब लगाता है, कैश के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे या अर्लियर? तो असूली तौर पे ये टैक्सेबल, वो सॉरी एग्जेम्प्ट बन रहे हैं। लेकिन पॉइंट बी जुल्म कर रहा है, कहता है नहीं बेटा अब नहीं, कहता है इधर मैं रूल बदलने लगा हूं। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव, थोड़ी सी पेमेंट इधर आई, थोड़ी सी पेमेंट इधर आई, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल की पार्ट पेमेंट आई है। किस सेल की पार्ट पेमेंट आई है? इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न, रिटर्न होती है रिटर्न जमा करवाना, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच एग्जेम्पशन इज विड्रॉन। इसको तब टैक्स लगाना जब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाए। ये तो जुल्म कर दिया इसने, अब मैं कैसे लड़ सकता हूं इससे? तो इस पे टैक्स तब लगेगा जब एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई। बताएं एग्जेम्पशन थी कब? जनवरी फरवरी में। विड्रॉ कब हुई? तो मार्च में आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फरवरी के अंदर ही डिलीवर भी कर देते ना जल्दी जल्दी, फिर कोई मसला नहीं था। वो जो बेचारे आपने खरीदे पेमेंट तब की थी जब माफ थे, और उसने डिलीवरी कब की? अब आप मारे जाएंगे। नाउ VOS इज 8 लाख, चार्जेबल एट 18%। किस महीने में? मार्च में। नहीं भाई, पुराने टेस्टों में से आपको देखना पड़ेगा, ये तो बहुत लेटर स्टेज का न्यूमेरिकल है। ओके, जरा याद करने की कोशिश करें। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सेल, इट शैल बी रिकॉर्डेड। फिर पार्ट पेमेंट पे टैक्स कब लगेगा, ये सवाल है ना। इट शैल बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड करें सेल को, इन द रिटर्न फॉर द मंथ, इन द रिटर्न, टैक्स पीरियड होता है ना हमारे लॉ में, मंथ। It shall be recorded in the return of the month during which exemption is withdrawn. When the exemption was there, January, February. When the exemption is withdrawn, March. तो गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, इसका मतलब लिखें मार्च के ऊपर एग्जेम्पशन विद ड्रॉन। वैसे जनरल रूल कुछ और था। जनरल रूल ये था कि जब पैसे आ जाएं, जब चीजें डिलीवर करें, विच एवर इज
अर्लियर, लेकिन ये जनरल रूल की धज्जियां बखेर दी हैं इसने। लेकिन इसमें भी आप बच सकते थे, क्योंकि हुकूमत ना अक्सर बता देती है कि मार्च से हम कुरान एग्जाम करने लगे हैं, तो आप जल्दी जल्दी प्रिंट करके अगर कुरान फरवरी के एंड तक ही बेच देते ना तो आपकी रिलैक्सेशन हो जानी थी, फिर तो कोई मसला नहीं ना। हाँ, फिर तो मार्च में आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो पुरानी सेल है फिर। वो समझ आ रही है ये बात? अच्छा जी, पहली बात तो बड़ी आसान सी है जो उसने पॉइंट ए में लिखी हुई है। ये है कि पहली बात, कोई चीज है टैक्सेबल, पॉइंट ए, कोई चीज है टैक्सेबल, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी टैक्सेबल है। तो उसके जनवरी में आपने 3 लाख पकड़े, फरवरी में 3 लाख पकड़े, मार्च में आपने गुड्स डिलीवर की। अब तो पॉइंट बी वाला सिनेरियो ही नहीं है कि पहले एग्जाम थी अब टैक्सेबल है। इसका तरीका ये होगा जो जनरल रूल पड़ा है। जनरल रूल क्या है? अर्लियर, जब पैसे आए या जब चीजें। तो पैसे कितने आए? 3 लाख। 3 लाख रिसीव हुआ एज एन एडवांस, फिर 3 लाख रिसीव हुआ एज एन एडवांस। का मतलब ये नहीं होता कि शुरू में पैसे पकड़े, एडवांस का मतलब ये है यानी चीजें बेचने से पहले जो भी पैसे पकड़े वो एडवांस ही है ना। तो एडवांस आया। अब आपने डिलीवरी कब की? अनलकीली इधर मार्च में नहीं टैक्स लगेगा, इधर तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इधर सारे महीनों में मुझे बता दें सेल क्या है? टैक्सेबल। तो इधर आप पहले 2 महीनों में भी टैक्स लगा दें, कोई मसला नहीं, बल्कि लगाएंगे पहले 2 महीनों में, जनरल रूल लगेगा इसमें। ये रूल्स किसके पढ़े हैं हम? पार्ट पेमेंट के। ये रूल्स किसके पढ़े हैं? पार्ट पेमेंट के। पार्ट पेमेंट के रूल्स नहीं पढ़े थे उस दिन। क्या प्लान है वीकेंड का? चैप्टर 20 रिवाइज करना है और साथ कौन सा चैप्टर? 15? चैप्टर 15 ठीक है, वो कर लीजिएगा। बाकी हम देखेंगे चैप्टर 18 का भी कुछ सवाल आपको मुनासिब समझ लगा दे देंगे, चैप्टर 23 का भी दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बित्ता आंखें खोलो, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में बोलो। चलें जी, साथ वाले के कंधे छोड़ दें, अब फ्रेश होके बैठे। पढ़ें जी। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, अगर कोई पार्ट पेमेंट आपको मिले फॉर अ सेल, ये ना लिख लें अपने समझने के लिए, फॉर अ टैक्सेबल सेल इन अ मंथ, it shall be recorded in the return for that tax month, उसी टैक्स मंथ में रिकॉर्ड कर दें। मतलब इसका बात का मतलब ये है एट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ डिलीवरी या अर्लियर? अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं होता। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन घर जाके पढ़िएगा। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन थी अर्लियर ऑफ कैश रिसीव और गुड्स डिलीवर्ड। तो बस टाइम ऑफ सप्लाई पे जो टैक्स लग रहा है वो दे दें। चलें छोड़ें इसको, रिवाइज करेंगे। जाएं, अल्लाह। ये वाली डायग्राम